Hello everyone, welcome back to Kaushal BioPrep. In today's video lecture, we are going to do another topic of animal diversity. Chordates में हम super class species discuss कर रहे हैं. Last lecture में we have already discussed the skeleton system and the respiration. Now we are going to discuss osmoregulation in the super class species. First of all, what is osmoregulation? Osmoregulation is a process by which fishes maintain the water and electrolyte balance in their internal body fluid because fishes live in the aquatic environment and some of the fishes लिव इन सी वाटर जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है. फ्रेश वाटर के लिए भी ऑस्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल बॉडी फ्लूइड में जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट है उसका बैलेंस जो है वो बना के रखना पड़ेगा. ठीक है, जो ऑस्मोटिक चैलेंजेस हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट के उसको ओवरकम करने के लिए दिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So why osmoregulation is important in fishes? First of all, water and salt concentration are different between the fish's body and its environment, right? जैसे मैंने आपको यहाँ पे ओशन का एग्जांपल दिया है, तो अगर हम मरीन फिशेस की बात करें तो ओशन में सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दी बॉडी, तो वो बैलेंस एक मेंटेन करना पड़ेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, जो अगर मान लीजिए ये फ़िश का इंटरनल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हम कहें कि सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. ऐसा तो नहीं होता वैसे, मोस्टली जो फिश का इंटरनल बॉडी है वहाँ पे सॉल्ट कम रहेगा, बाहर क्योंकि सलाइन वाटर है तो यहाँ से यहाँ पानी जो है मूव करेगा. सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यू गाइज आर फेमिलियर विद, राइट? ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ पे भी सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर उसको फॉलो करेगा. ठीक है, तो वाटर और सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है उसको बैलेंस बना के रखना जरूरी है. अदरवाइज़ क्या होगा, इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड है वहाँ से वाटर निकल के बाहर आ सकता है. ठीक है, अगर बाहर मान लीजिए सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है. सेकेंड, विदाउट रेगुलेशन फिश वुड ईदर लूज वाटर डिपेंडिंग ऑन कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है. अगर आप मरीन फिश की बात कर रहे हो तो बाहर मरीन एनवायरनमेंट में क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो फिश जो है, अगर मान लीजिए फिश है, फिश से वाटर बाहर निकल आएगा. ठीक है, और इट कैन ऑल्सो गेन द वाटर और सॉल्ट, लूज वाटर और गेन एक्सेस सॉल्ट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. कि यहाँ पे अगर आप एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट बेसिकली, राइट? कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो वो जो है दैट विल डिसरप्ट दी होम्योस्टेसिस, अ बैलेंस इन द फिश इंटरनल बॉडी फ्लूइड, राइट? सो फिशेस जो है दे शो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक अडेप्टेशन, जैसे मरीन फिशेस में अलग होगी और फ्रेश वाटर में अलग होगी, क्योंकि दोनों की अगर देखोगे तो एनवायरनमेंट में जो सॉल्ट का लेवल है वो डिफरेंट है. Now, what are the types of the osmoregulation based on the habitat? So first of all, we'll discuss about the freshwater fishes. तो यहाँ पे hyper osmotic regulators रहेंगे. Fishes कैसी हैं, जो osmoregulation है कैसा है, that is hyper osmotic. इसका मतलब क्या है, the body fluid are more concentrated than the surrounding water. तो अगर ये आप फिश मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये सराउंडिंग वाटर है, तो बाहर जो है सॉल्ट कंसनट्रेशन कम है. ठीक है, और अंदर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर की बात चल रही है ना, वो उसमें सैलिनिटी कम रहेगी, तो सराउंडिंग वाटर से बॉडी फ्लूइड इज़ मोर कंसनट्रेटेड, राइट? तो वाटर विल एंटर, ऐसा ही होगा. नॉर्मल जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जहाँ पे भी सॉल्ट या फिर आप कह लीजिए कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो इस तरह से एंट्री होनी चाहिए. ठीक है, तो वाटर विल टेंड टू एंटर द बॉडी बाय ऑस्मोसिस एंड साल्ट विल टेंड टू लीक आउट. सॉल्ट बाहर आने की कोशिश करेगा और वाटर इनसाइड जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इसके लिए व्हाट इज़ द प्रोसेस टू स्टॉप ऑल दिस, नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. तो प्रोसेस क्या है, एक्सेस वाटर रिमूवल. तो मैकेनिज्म क्या रहेगा, देयर आर डिफरेंट वेज इन विच द एक्सेस वाटर इज बीइंग रिमूव्ड. सो एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड यूरिन विया किडनी. दैट मीन्स इस ऐसी फिशेज में जो भी यूरिन फॉर्मेशन होगा वो हाईली कैसा होगा, डाइल्यूट रहेगा. ठीक है, देन सॉल्ट रिटेंशन. सॉल्ट रिटेंशन क्या है, एक्टिव अपटेक ऑफ दी सॉल्ट, बेसिकली सोडियम एंड क्लोराइड आयंस थ्रू गिल एपिथेलियम. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर है, फिश में सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है बेसिकली बॉडी फ्लूइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बेसिक ऑस्मोसिस की वजह से बाहर जो है क्या होगा, सॉल्ट निकलेगा, और अंदर जो है, अगर मान लीजिए ये हम आउटसाइड एनवायरनमेंट की बात करें और ये फिश के इनसाइड है, तो इस तरह से वाटर एंटर करेगा, ये वाटर है और जो सॉल्ट है वो बाहर आएगा. ठीक है ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो वाटर अंदर गया उसको बाहर निकालना है, इसीलिए वी आर रिमूविंग द एक्सेस वाटर, राइट? कैसे निकालोगे,
जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें बहुत डाइल्यूट यूरिन बना दो, ठीक है। दूसरा, सॉल्ट रिटेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि सॉल्ट बॉडी से बाहर जा रहा है, तो एक्टिव अपटेक रहेगा। एक्टिव मतलब विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, एटीपी का यूज़ करके सॉल्ट को क्या किया जाएगा, इंटेक किया जाएगा थ्रू गिल एपिथेलियम। एंड फाइनली किडनीज़ की बात करें तो किडनीज आर वेल डेवलप्ड and they have well developed glomeruli and long tubule to filter and reabsorb salt। तो अगर आपने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा है तो यू शुड बी फेमिलियर विद इट कि पहला जो पोर्शन है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से जो है आपका यूरिन डाइल्यूट बनेगा या कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। वो बेसिकली इस फर्स्ट स्टेप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब की जाती हैं और यहाँ से ही यूरिन फॉर्मेशन होता है। जो किडनी का जो फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस, वहाँ पे नेफ्रॉन का पार्ट होता है बेसिकली, ये है ना। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं जहाँ से आपके ब्लड को जो फिल्टर आउट किया जाता है, तो फर्स्ट फिल्ट्रेट वहीं से बनता है जिसमें से इवेंचुअली क्या बनने वाला है, यूरिन। तो इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, तभी अच्छे से फिल्ट्रेशन हो पाएगी, ठीक है। और आगे जो ट्यूबुलर पार्ट रहेगा वो अच्छा होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि सॉल्ट जितना भी लॉस हुआ उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ये फ्रेश वाटर का जो मैकेनिज्म है वो आपको फ्रेश वाटर फिशेस जैसे कि लेबियो है, कैटला है, मैगर है, इन सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली, मरीन फिशेस की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे रेगुलेटर्स जो है वो ध्यान रखिएगा। जो आपका फ्रेश वाटर फिशेस है वो क्या है, हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर्स, ठीक है। हाइपर ऑस्मोटिक जो फिश है उसके इनसाइड सॉल्ट कंसंट्रेशन या जो भी बॉडी फ्लूइड है मोर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। मरीन फिश में अगर हम बात करें तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और फिश की बॉडी में क्या है, कम है। तो हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड इज लेस कंसंट्रेटेड देन सी वाटर, तो व्हाट विल हैपन, वाटर विल लीव द बॉडी एंड साल्ट विल एंटर। तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, वाटर बॉडी को छोड़ के जा रहा है तो विल डू वाटर रिटेंशन इन दिस फिशेस एंड सॉल्ट एक्सक्रीशन। और इस केस में जो यूरिन होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन या फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनना चाहिए, क्योंकि आप वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकालना चाहते, ऑलरेडी वही हो रहा है, ठीक है। वाटर रिटेंशन के लिए ड्रिंक सी वाटर कॉन्टिन्यूसली, दैट मीन्स ये जो फिशेज है वो कॉन्टिन्यूसली सी वाटर को ड्रिंक करती रहती हैं। सॉल्ट एक्सक्रीशन के लिए दे विल एक्सक्रीट सॉल्ट एक्टिवली विया क्लोराइड सेल्स इन द गिल्स। तो गिल्स में प्रॉपर क्लोराइड सेल्स प्रेजेंट है और किडनी के थ्रू भी सॉल्ट एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। और यूरिन मैंने आपको बता ही दिया, स्मॉल अमाउंट रहेगा और हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी, सो दैट वाटर विल नॉट लीव द बॉडी। तो दोनों में उल्टा है ना। इस जो आपने पहले पढ़ा कॉन्ड्रिथिस या आपके लीजिए कार्टिलेजिनस फिशेस, उसमें क्या है, हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर है, क्योंकि जो फिश है उसकी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। वैसे ही जो मरीन फिशेज है वो हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड जो है वो लेस कंसंट्रेटेड है, ठीक है। देन देयर आर मरीन कार्टिलेजिनस फिशेस, क्योंकि कॉन्ड्रिथिस जो है वो ज़रूरी नहीं कि फ्रेश वाटर में ही रहे, है ना, वो मरीन में भी हो सकती हैं। तो उसके केस में देयर इज़ आइसोऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है। आइसोऑस्मोटिक रेगुलेटर्स इनको कहते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, दे विल मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ इक्वल टू सी वाटर। तो जो अंदर का इनका प्रेशर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया एंड TMAO। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेज आपको मरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगी, वहाँ पे क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर उनका इंटरनल बॉडी फ्लूइड का है, इट इज़ इक्वल टू द सी वाटर एंड दे डू इट बाय रिटेनिंग सर्टन कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड, ठीक है। ये नाम अपने याद रखने हैं। दिस विल रिड्यूस वाटर लॉस वाइल कीपिंग द इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन लो। तो अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन भी कम है और वाटर लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यूरिया रिटेंशन, सॉल्ट रेगुलेशन एंड मिनिमल ड्रिंकिंग, ये आपको किस में देखने को मिलेगा, जो आइसोऑस्मोटिक रेगुलेटर्स हैं। यूरिया रिटेंशन मतलब हाई लेवल ऑफ यूरिया प्लस ट्राईमिथाइलामीन ऑक्साइड इन ब्लड इंक्रीजेज द ऑस्मोलैरिटी इन द फ्लूइड, राइट। और सॉल्ट रिटेंशन में रेक्टल ग्लैंड्स जो है दे एक्सक्रीट एक्सेस NaCl, ठीक है। सॉल्ट रिटेंशन नहीं, सॉरी, सॉल्ट रेगुलेशन है। तो सॉल्ट रेगुलेशन में क्या रहेगा, जो एक्सेस आपका सॉल्ट है, NaCl है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड दी रेक्टल ग्लैंड्स। देन देर इज़ मिनिमल ड्रिंकिंग, दैट मीन्स दे डू नॉट नीड टू ड्रिंक सी वाटर। इनको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपकी ऑस्टिथीज को ज़रूरत पड़ रही थी कि ये ड्रिंक कर रहे थे वाटर को, सो दैट वाटर विल रिटेन इनसाइड द बॉडी। ऐसा करने की ज़रूरत कॉन्ड्रिथिस को नहीं है। तो इसमें स्कॉलिडॉन हो गए, आपके कार्केरोडॉन है, टॉर्पीडो है, ये सारी कार्टिलेजिनस मरीन वाटर फिशेज है, ठीक है। Then there is one more category, that is the euryhaline fishes,
बेसिकली दीज आर द फिशेज विच आर अडेप्टेड टू बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ठीक है, ये दोनों में के लिए अडेप्टेड है. So if we talk about the Urohaline fishes, they are adapted to both fresh and marine water. That means ये दोनों में रह सकती हैं, तो दोनों के लिए अडेप्टेशन है इसके पास. Now this is capable of osmoregulating in varying salinity. That means अगर आप salinity increase भी करते रहोगे या कम कर दोगे, दोनों केसेस में ये जो फिश है वो अडेप्ट कर सकती है, ठीक है. सो इट अंडरगोज फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हेन मूविंग बिटवीन द एनवायरनमेंट. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर फिश जो है वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में मूव करती है, माइग्रेशन जो है वो शो करेगी. एंड इट कैन सस्टेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, इवन दो इट इज़ मूविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, राइट. तो भी इसी को क्या बोल रहे हैं आप, यूरी हेलाइन. यूरी का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम जो आप कह लीजिए चेंजेस हैं, स्पेशली हेलाइन लिखा है तो मतलब सॉल्ट, ठीक है. तो सॉल्ट में अगर चेंजेस आप बहुत हाई लेवल के भी ले आओगे तो भी ये सर्वाइव कर सकती हैं. ऐसे फिशेस में एग्जांपल्स हैं आपके एंगुला, तिलापिया एंड सैल्मन, ठीक है जी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द की ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द ऑस्मोरेगुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर गिल्स, देन देर आर किडनीज, इंटेस्टाइन, रेक्टल ग्लैंड इन केस ऑफ द कॉन्ड्रिटीज एंड स्किन. सो गिल्स की अगर बात करें, गिल्स आर द मेन साइट ऑफ आयन एक्सचेंज, जैसे यहाँ पे क्लोराइड सेल्स मैंने आपको बताए थे. किडनीज की बात करें तो दे रेगुलेट यूरिन कंसंट्रेशन एंड सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन. टिब्यूल्स में जो होगा यूरिन कंसंट्रेशन भी टिब्यूल्स पे डिपेंड करेगी. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ग्लोमेरुलस पे डिपेंड करेगी, तो किडनी का वेल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. इंटेस्टाइन की बात करें तो इन मरीन फिशेज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंजेस्टेड सी वाटर. तो जो सी वाटर ये इंजेस्ट करेंगे वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट भी होगा ना, तो वहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कर सकते हैं मरीन फिशेज विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइन. देन देर इज रेक्टल ग्लैंड इन केस ऑफ द क्वांटिटीज, एंड दिस पर्टिकुलर ग्लैंड सिक्रीज कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, ताकि जो आयन का बैलेंस है वो मेंटेन रहे. स्किन की बात करें तो स्किन प्लेज अ माइनर रोल, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एम्फीबियस स्पीसीज जैसे कि मड स्कीपर, ठीक है. तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. मड स्कीपर जो है वो वाटर में भी रह सकती है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकती है, ठीक है. सो दीज आर द की ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन. फाइनली अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रेश वाटर और मरीन वाटर को, तो बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक है फ्रेश वाटर के लिए, क्योंकि इंटरनल जो आप देखेंगे बॉडी फ्लूइड वो कॉन्सेंट्रेटेड है. लेकिन मरीन जो बॉनी फिशेस हैं उनकी अगर हम बात करें, वहाँ पे जो आपका कह लीजिए इंटरनल कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड का वो कैसा रहेगा, कम रहेगा, तभी हाइपोटोनिक है. अब बोनी फिशेस की बात चल रही है, लेकिन हम फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. आप ऐसे ना इसको कार्टिलेजिनस लिखिए, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो आपको दोनों एनवायरनमेंट में मिलेगी. बोनी फिशेस मोस्टली हमें मरीन एनवायरनमेंट में जैसे देखने को मिलती हैं. चलो वाटर मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, देर इज़ इनफ्लक्स ऑफ वाटर ऑफ कोर्स, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हो आप, है ना. हाइपोटोनिक में इनफ्लक्स होता है, हाइपोटोनिक में देर इज़ लॉस ऑफ वाटर. देन देर इज़ सॉल्ट मूवमेंट, तो लॉस ऑफ सॉल्ट होगा. इनफ्लक्स अगर वाटर का हो रहा है तो सॉल्ट का लॉस होगा, और वहाँ पे उल्टा है, लॉस ऑफ वाटर है तो गेन ऑफ सॉल्ट होगा, ठीक है. यूरिन की अगर हम बात करें तो लार्ज वॉल्यूम यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में, स्मॉल यहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में. यहाँ पे आप फ्रेश वाटर उसकी भी बात कर सकते हैं, कार्टिलेजिनस फिश की भी सेम ही बात है, ठीक है. यहाँ पे मरीन बोनी फिश या मरीन कार्टिलेजिनस फिश ले सकते हो. हम सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. देन देर इज़ ड्रिंकिंग बिहेवियर, तो इट विल नॉट ड्रिंक वाटर, लेकिन एक्टिव ड्रिंकर्स कौन से रहेंगे आपकी मरीन एनवायरनमेंट की. और गिल फंक्शन की अगर हम बात करें, एक्टिव सॉल्ट अपटेक है और वहाँ पे सॉल्ट एक्सक्रीशन है. आप किसी एक को याद कर लीजिए, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है. जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो मैं फ्रेश वाटर को मेमोराइज करना चाहती हूँ, तो मेरे को याद रखना है कि बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक है, देर इज इनफ्लक्स ऑफ द वाटर, लॉस ऑफ द सॉल्ट, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. It has to drink, it does not have to drink continuously as compared to the marine water fish, and gill function is to actively uptake salt. So अगर आपने ये याद कर लिया तो उसके कंपैरिजन में मरीन फिशेज आपको पता लग जाएंगे, ठीक है. So that is it for today. This is all about osmoregulation, and still if you have any question or query, so comment down. And if you understand something, do like the video, share it with your friends who can be benefited from the lectures. And if you are new to the channel and want to learn more, please subscribe and stay connected for upcoming lectures. Thank you so much.